नमस्कार। आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं दिनेश स्वामी का। एक ऐसा युवक, ग्रामीण क्षेत्र से उठकर अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला, 19 वर्ष की आयु में पीटीए में भर्ती होने वाला एक नवीन युवक, जिसकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो इसमें हम पहले दिनेश स्वामी का परिचय देना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश स्वामी है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं गांव 8 एचपीडी जो सूरतगढ़ तहसील में पड़ता है, गंगानगर जिले में, वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पे हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा जो 12वीं तक की पढ़ाई है वो गांव में हुई थी, जिसमें 8वीं तक मैं एक प्राइवेट स्कूल में था और 12वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ जो हमारे गाँव में था। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय विद्यालय में? हाँ। अच्छा, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? जो मैंने पढ़ाई की है वो हिंदी मीडियम में की है, क्योंकि सरकारी स्कूल होते हैं वो हिंदी मीडियम ही होते हैं। और आर्ट मेरे पास जो सब्जेक्ट था। 12वीं में कला वर्ग रहा है आपके पास? हाँ जी सर। तो फिर 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में आपको किससे शिक्षा ग्रहण करने को मिली? किसने दिशा निर्देश दिया? आपका आदर्श कौन है? जब मैं 12वीं में था तो हमारे सर है तरसेम सिंह सर, तो उनके कहने पर मैं जो जिला स्तर पर मैं रनिंग में एथलेटिक के अंदर आता है, रनिंग में मैं भाग लेने गया था और वहाँ पे मैं 400 मीटर रनिंग गेम में खेल के आया था। तो फिर उसी के बेस पे जो मैंने आगे जो मेरी पढ़ाई है वो की थी। मतलब कि विद्यालय स्तर पर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में इनमें धावक रहे हैं स्कूली तौर पर, और इनके पीटीआई इन्होंने दिशा निर्देश मिला है, जिसकी सहायता से ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सके, जिसकी वजह से आगे सर्टिफिकेट का कहाँ उपयोग किया फिर आपने 12वीं के बाद में? जो मेरे को सर्टिफिकेट मिला था, जो 12वीं क्लास में मैं गेम खेल गया था, तो उसी सर्टिफिकेट के बेस पे मेरा एडमिशन हुआ था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे डीपेड के लिए, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन में। तो आपको कैसे पता लगा कि डीपीएड होता है, ऐसा करके कुछ होता है जिससे ये चलता है आगे? जो मेरे दिशा निर्देश रहे हैं तरसेम जी सर, उनका मैं आभारी हूँ और उन्हीं ने मेरे को एक एक चीज़ से अवगत कराया था। मेरा एडमिशन से लेके ओनली लास्ट रिजल्ट तक मेरा साथ दिया था। मतलब स्कूल के शारीरिक शिक्षक ने उनका दिशा निर्देश किया, हम अब उनका आभार व्यक्त करते हैं, और उन्हीं की वजह से आज ये स्तर हासिल कर चुका है। तो उन्होंने बाद में आपका डीपीएड में एडमिशन कराया, और फिर हाँ। आपने प्राइवेट की या रेगुलर की वहाँ पे जाके? तो मैं वहाँ पे डीपेड है जो रेगुलर वहाँ पे मैंने की थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वहाँ पे। और हमारे ईयरली एग्ज़ाम होते थे। जो हमारे कॉलेज था वो बाबू अनंतराम जनता कॉलेज था, जो हरियाणा के कैथल ज़िले में पड़ता है, कुरुक्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो वहीं पे हमने रह के जो डीपेड है वो की थी। मतलब मुश्किल परिस्थितियों से गुजारा करके संघर्षशील व्यक्तित्व और यहाँ तक पहुँचा है, और बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया होगा आपने। हाँ, तो मैंने कठिनाइयों का सामना किया था। एक दौर था कि हमारे फाइनल में जब मेन पीटी का एग्ज़ाम था, उसी समय था भी हमारा जो 25 सितंबर तक डीपेड का फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, तो हो सकते थे हम एग्ज़ाम से बाहर भी हो सकते थे। तो वो एक डर था और हमको लगातार 12वीं के बाद जो 2 साल थे उसमें ही हमको तैयारी करनी थी। और जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन आए वैसे वैसे जैसे मैंने तैयारी की थी, तब बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ वाले वो बहुत आगे थे। वो तभी उनके बहुत नंबर ज़्यादा नंबर जो लेके आ रहे थे भाटिया आश्रम में। तो उस समय मेरा जो स्कोर था बहुत रैंक नीचे थी। तो वहाँ से लेके रैंक और ऊपर तक में टॉप 50 में आना, टॉप 10 में आना, तब वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो संघर्ष रहा। और बहुत बार ऐसे जैसे भाटिया आश्रम का शेड्यूल पूरा करते थे तो कई रातों की नींदें भी निकालनी पड़ती थी। मतलब ये लंबी दौड़ के जो घोड़े थे उनको पछाड़ के ये थोड़े ही समय में आगे आए हैं, और समय की नज़ाकत ऐसी थी कि इधर इनके बीएड के डीपीएड के एग्ज़ाम थे और इधर इनका पीटीए के एग्ज़ाम थे। मतलब समय की नज़ाकत के ज़रिए देखें तो इनका डीपीएड का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में पीटीए का एग्ज़ाम हुआ। मतलब एक मौके पर दोनों एग्ज़ाम एक साथ में, बहुत ही मुश्किलात समयात का सामना किया इन्होंने। और उसके बाद में आपने पढ़ाई के दौर में आपने किन किन चीज़ों को इग्नोर किया? क्या चीज़ें थी जो आपकी समस्या बन रही थी उस दौर में? समस्या के देखो तो सबसे बड़ी समस्या कह लो अपने जैसे हो जाता है। अभी कभी यार दोस्त बुला लेते हैं, कभी कोई पार्टी अटेंड करनी है, और कभी ये फ़ोन ही होता है अभी कोई नई मूवी लगी है, जैसे उस टाइम केजीएफ लगी थी। तो और भी बहुत मतलब चीज़ें होती है, क्योंकि जहाँ पे संघर्ष होता है अपने को कुछ करना होता है, उसके साथ जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जो भटकाव होते हैं, वो साथ चलते हैं। तो मेरे भी ये था। और मैं घर से बाहर रह रहा था और मतलब छोटी छोटी चीज़ों का जो भटकाव है, मन बहलाने वाली कोई छोटी मोटी बात होती है घर पे, तो वो सब चीज़ें अपने को परेशान करने वाली होती है। तो उन चीज़ों को एक बार इग्नोर करके कि पता है कि यदि हम इन 3-4 जो मेरे पास लास्ट के महीने बचे थे, जैसे साल तो 1 साल तो मैंने बहुत तैयारी की थी। तैयारी तो वैसे मेरे 2 साल की थी, पर लास्ट का 1 साल था उसमें मैंने सारे डिस्ट्रैक्शन है वो अवॉइड किए, बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया। मतलब ये है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करके और बहुत सारी मुसीबतों से परे टल के, और साथ में सब चीज़ों को समायोजन करके इन्होंने अपना रास्ता साफ किया और आगे बढ़ते गए।
मतलब ज़िंदगी के हर दौर से गुजरे हैं, बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, फिर भी कदम पीछे नहीं हटाए और चलते रहे। तो वो कौन से ऐसे वक्त पे लोग आए थे जो आपको, जिनकी वजह से आप डिमोटिवेट हुए या जिनका हौसला कम हुआ आपका, ऐसा कोई दौर आया था? हाँ, ऐसे दौर तो जनरली देखे तो होते थे लगभग। तो जब मैं मतलब लाइब्रेरी में गया तो मेरे साथ मतलब कुछ जो मेरे साथी थे, तो मतलब इस तरह का डिमोटिवेट होता था। वो कह रहे हैं कि हम 4 साल से तैयारी करी है और हमने सिलेबस को निकाला है कम से कम 5-6 बार। तो उस टाइम लगता था अभी अपना सिलेबस तो इतनी बार तो नहीं हो सकता कुछ करते ही भी, फिर भी अपने को इस रेस में भाग लेना है। तो हो रहा था अभी ये तो बहुत आगे है, इसमें मुश्किल है। हालांकि मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया था अभी इसमें नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, दिनेश तेरा नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। इस कुछ दोस्त है, नाम नहीं लेना चाहूँगा। फिर भी मैंने मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था। और मैंने इस तरीके से तैयारी की, मैंने मतलब सब कुछ चीज़ों को एक साइड रख दिया और मेरा जो लक्ष्य है पीटीए को, उधर इसको एक साइड रख के इसकी ओर चल गया। तो डिमोटिवेट तो करने वाले मिलते थे, हर छोटी सी चीज़ पे कई बार नंबर कम आते थे तो डिमोटिवेट हो जाते थे। पर फिर भी मतलब जो अपने को लक्ष्य था उस पर रहना था, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैं उसी सिद्धांत पे चला था। मतलब ऐसे व्यक्तित्वों से भी सामना करना पड़ा था जो काफ़ी समय से इसी में लगे हुए थे और वो भी कह रहे थे कि भाई तेरा नहीं हो सकता, और इन्होंने सोचा इनका नहीं हो सकता तो मेरा कैसे होगा। पर इन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया कि इनका नहीं हो सकता तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। इन्होंने सिर्फ इस बात पे गौर किया कि मेरा तो हो सकता है, इनका चाहे हो चाहे ना हो, किसी का हो चाहे ना हो, मेरा हो सकता है। इन्होंने सभी बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया और आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे लोगों की बातें सुनने को आई, ये तो बहुत मुश्किल काम है, इन्होंने सोचा मुश्किल तो है, असंभव तो नहीं। इनकी कोशिश जारी रही, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, काफ़ी नीचे स्तर से खड़े होके वो बहुत ऊंचे स्तर तक गए हैं। तो इस सफ़र में आपने मतलब क्या देखा, क्या सीखने को मिला आपको? तो ये मेरा जो सफ़र है एक ओर से तो मेरा सबसे अच्छा टाइम मानता हूँ कि जब अपने बहुत ज़्यादा मेहनत करे होते हैं तो वो एक सुहाना सफ़र होता है। क्योंकि अब पीछे देखें तो उस टाइम में तकलीफ़ें थी, बहुत थी, पर वो एक अच्छा समय था। मैं मानता हूँ कि ऐसा दौर है जो सभी की ज़िंदगी में होना चाहिए, चाहे वो जीते चाहे हारे, वो एक आगे की बात है। पर ये जो संघर्ष होता है ये बहुत अपने को सीख देता है। इससे जो लाइफ है वो तो मानते हैं भी चेंज होती है और नहीं भी होती, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी इससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि कभी हम गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी निशाना वो लगता है, कभी नहीं लगता। फिर भी इससे हम अपने ये सीख सकते हैं भी अपने को रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, हार नहीं माननी है, क्योंकि एक बार हारे तो उससे आगे चलना है। तो मेरे जो भी साथी है, कुछ जो खास साथी थे जो इस भर्ती में रह गए, तो उनके लिए भी ये सीख है और मेरे लिए भी सीख है भी अभी मेरे को रुकना नहीं है। जैसे अब मैंने इसमें सिलेक्शन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है भी मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। तो मेरे को और भी जो मेरे गोल है उधर आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी रुकना नहीं है, क्योंकि जो चलता रहेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मेरे जो दोस्त हैं उनको जो रह गए उनको भी मैं कहना चाहता हूँ भी आप भी आगे तैयारी करिए, और मैं लगातार तैयारी अभी जारी है मेरी। मतलब आगे भी ज़िंदगी में आपका ऐसा दौर आएगा जिसमें आप गिरोगे उठोगे फिर भी चलना नहीं छोड़ोगे। तो आप अब आपकी अपनी ज़िंदगी से क्या सीख देना चाहते हो, अपने अपना खुद आदर्श बन के अपने से जूनियर लोगों को क्या बताना चाहते हो कि आप कैसे लड़ो, कैसे जिद करो, खुद से लक्ष्य को प्राप्त करने की हिम्मत रखो? तो मैं यही कहना चाहता हूँ भी जब अपने कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, अपने को सिलेक्शन लेना है, जो भी एवरीथिंग, जो भी किसी पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि नौकरी में है, कुछ किसी किसी भी चीज़ में हो सकता है। कोई अपने बिजनेस में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ है। तो जो मेजोरिटी लोग बताते हैं भी, अपने को जो लोग बताते हैं भी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो कामयाब नहीं हुआ है, वो लोग ये बताते हैं भी इसमें मत जाओ क्योंकि ये बहुत कठिन है, ये बात होती है। पर अपने को उन लोगों की बात नहीं सुननी है। हमें जो जो लोग क्या रास्ता दिखाएंगे, जो नाव क्या रास्ता दिखाएगी, जो किनारे से पहले ही डूब गई है, तो यही शिक्षा है भी आप उन लोगों की बातों को इग्नोर करो, खुद की दिल की मानो, क्योंकि ज़िंदगी है वो एक है, इसमें अपने खुद की करो। और असंभव काम कुछ नहीं है। लोग चांद तक पहुँचे हैं, मंगल तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब ये है भी असंभव नहीं है। कोशिश जारी रखो, एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 4 बार गिरोगे, पर कितनी बार गिरो, पर आपका जीतने की जो है वो, जितनी भी हार होगी आगे जीतने की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। मतलब इनका कहना है कि वो क्या नाविक है जो लहरों के साथ में नाव चलाए, नाविक असल तो वो है जो लहरों के विपरीत अपनी नाव को ले जाए। मतलब संघर्ष करता रहना चाहिए, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, गिर के उठो, उठ के खड़े और खड़े होके भागो। तो ये था एक सफल व्यक्तित्व, दिनेश स्वामी। इनका चरित्र आपके सामने है। धन्यवाद।